नमस्कार। देश का महात्योहार लोकसभा चुनाव 2019 में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। विश्व की सबसे बड़ी चुनावी प्रक्रिया जहां 89 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे और हम सभी मतदाता, चाहे आप हों या हम, इस पूरी चुनावी प्रक्रिया को लेकर हमारे मन में है कई सवाल और इन्हीं सवालों का आज हम जवाब पाने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं विशेष पैनलिस्ट। मैं स्वागत करना चाहूंगी श्री संदीप सक्सेना जी का। आप डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। साथ ही में मैं स्वागत करना चाहूंगी डॉक्टर रणबीर सिंह जी का। आप चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हैं दिल्ली के। और साथ ही मैं स्वागत करना चाहूंगी मिस निधि श्रीवास्तव जी का। आप डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर हैं, डिस्ट्रिक्ट साउथ दिल्ली। और साथ ही मैं स्वागत करना चाहूंगी श्री NN बुटोलिया जी का। आप प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और आप सभी विशेष पैनलिस्ट के साथ साथ हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। मैं तालियों के साथ स्वागत करना चाहूंगी हमारे बड़े ही विशेष मेहमान, हमारे ऑडियंस का। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सवाल जो होगा वो ये है कि हमारे देश में कितने कैटेगरीज के इलेक्टर्स हैं? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। हमारे 3 तरह के निर्वाचक होते हैं। सामान्य निर्वाचक, उसी में एक कैटेगरी है ओवरसीज या NRI निर्वाचक, और सर्विस इलेक्टर्स जो हमारी सेना में काम करते हैं। ये 3 कैटेगरी हैं। तो जनरल इलेक्टर्स या जो सामान्य इलेक्टर्स जिनके बारे में आपने कहा, ये कौन हैं और कौन लोग जनरल इलेक्टर्स हैं? भारत देश के सभी सिटीजन, सभी नागरिक जिन्होंने 18 साल पूरे कर लिए हो उम्र, 1 जनवरी उस पर्टिकुलर साल की, और जो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी के और किसी और कारण से उनको इनएलिजिबल ना कर दिया गया हो, तो वो सभी अपने आप को निर्वाचक होने के लिए नामावली में और निर्वाचक सूची में अपना नाम जोड़ सकते हैं। तो जब आप बात करते हैं कि वो सभी निर्वाचक सूची में अपना नाम जोड़ सकते हैं, तो इसकी क्या प्रक्रिया होगी? जाहिर है इस पर बात करना चाहिए। ये बहुत अच्छा सवाल है। सभी नागरिकों को इसके बारे में जानना चाहिए। बहुत ही सुगम तरीके से निर्वाचन नामावली में नाम जोड़ने की इलेक्शन कमीशन ने प्रोसेस बनाई हुई है। फॉर्म 6 होता है, फॉर्म 6 होता है जी। एक बहुत ही सिंपल फॉर्म है। इसमें आपको अपने बारे में, अपने रिलेशन के बारे में, पते के बारे में बताना होता है, और साथ में ही 2 आपको प्रमाण लगाने होते हैं। एक तो आपके आयु के संबंध में और दूसरा आप जहां पर रहते हैं उसके बारे में। ये 2 आप फॉर्म लगा के और इसको या तो अपने बूथ लेवल ऑफिसर को दे सकते हैं, इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर को दे सकते हैं, या पोस्ट से भी भेज सकते हैं और इन पर्सन भी दे सकते हैं। इसके अलावा नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का देशव्यापी पोर्टल है। इसके ऊपर आप ऑनलाइन कभी भी भर सकते हैं और इसके बाद में इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर उसमें प्रक्रिया करके और नाम जोड़ने का काम करता है। जी, संदीप सक्सेना जी, आपने अभी जैसे कहा कि हमें पंजीकरण कराने के लिए 2 चीज़ों की आवश्यकता है। एक सर्टिफिकेट जो आपकी आयु को बताए और दूसरा आपका प्रूफ ऑफ रेसिडेंस। बुटोलिया जी, आपसे जानना चाहूँगी कि कई ऐसे लोग हैं हमारे देश में जिनके पास शायद कोई प्रूफ ऑफ रेसिडेंस नहीं है। कई ऐसे होमलेस लोग हैं जो शायद फुटपाथ पर सोते हैं। तो वो लोग है तो देश के नागरिक, उनके पास भी हक है कि वो वोट दें। ऐसे में वो लोग अपना पंजीकरण कैसे करा सकते हैं और कैसे उनकी वेरिफिकेशन की जाती है? जी मैम, इसके लिए ऑर्डिनरी रेजिडेंस एक मेन ज़रूरत है, मेन शर्त है कहीं पे भी अपना नाम इंक्लूड करवाने के लिए। और उसके लिए इलेक्शन कमीशन ने कुछ प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट बनाई हुई है, जैसे कि आपका राशन कार्ड है, बिजली का बिल है, जल बोर्ड का बिल है, इवन डाक विभाग से कोई पत्र मिलता है आपके उस एड्रेस पे, वो भी एक प्रूफ है। लेकिन अगर किसी होमलेस के पास में कोई भी प्रूफ ना हो, उसमें कमीशन बहुत ही उदार है, बहुत ही लिबरल है, स्पेशली इनरोलमेंट के पर्पज़ के लिए। तो कमीशन का ये इंस्ट्रक्शन है कि जहाँ अगर आपको ऑर्डिनरी रेजिडेंस डिटरमाइन करना है, तो वहाँ पे इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर अपनी बूथ लेवल ऑफिसर को भेज के और ये वेरीफाई करवा लें कि जो एड्रेस से फॉर्म 6 में दिया गया है उस एड्रेस पे वो एप्लीकेंट वहाँ पे रात को सोता हुआ मिलता है या नहीं। अगर बूथ लेवल ऑफिसर एक रात में ये नहीं वेरीफाई कर पा रहा है, तो वो 1 से ज़्यादा बार भी वहाँ विजिट करके और ये देखेगा। जी, आयु का सर्टिफिकेट होना लेकिन जरूरी है? जी, आयु का सर्टिफिकेट होना जरूरी है और उसका
इंडियन सिटीजनशिप का जो शर्त है वो भी उसकी पूरी प्रूफ होनी भी चाहिए। ज़रूरी है। जी निधि जी, आपसे जानना चाहूँगी, कई बार ऐसा होता है कि कई लोग किराए के मकानों में रहते हैं, तो जो किराएदार है, अगर मान लीजिए कि जिनके घर पे रहते हैं मकान मालिक उन्हें प्रूफ ऑफ रेसिडेंस देने को तैयार नहीं है या मकान मालिक नहीं चाहता, तो इसमें केस में हम क्या कर सकते हैं, किस तरह से किराएदार अपना रजिस्ट्रेशन कराएं? जनरली एज ही सेड हम लोग फॉर्म 6 भरवाते हैं और फॉर्म 6 में दे जस्ट हैव टू अटैच अपने 2 डॉक्यूमेंट प्रूफ। जैसे ही हम उनको अटैच करवाते हैं तो इफ़ देयर इज़ नो ऑब्जेक्शन फ्रॉम एनीबडी तो 7 दिन में उनका इलेक्टोरल रोल में नाम ऐड हो जाता है। हालांकि अगर कोई ऑब्जेक्शन होता है तो जो एरिया का ईआरओ होता है, दैट इज इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, दे कॉल बोथ द पार्टीज, दे सिट विद देम एंड देन they decide. Accordingly, their name is added in the electoral roll. ओके जैसे आपने भी बताया कि हमारे पास ये सुविधा है कि हम अपना पंजीकरण ऑनलाइन करा सकते हैं। रणबीर सिंह जी, आपसे जानना चाहूँगी कि एक बार अगर हमने ऑनलाइन अपना नाम दर्ज करा दिया है तो क्या उसके बाद भी हमें जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनका प्रूफ पोस्ट के थ्रू भेजना ज़रूरी है? नहीं, देखिए ऐसा है, प्रक्रिया ये है कि जब आपने ऑनलाइन अप्लाई किया, आपने फॉर्म 6 भरा, आपने वो डॉक्यूमेंट साथ में अपलोड कर दिए, उसके बाद ये तुरंत मिल जाता है ईआरओ को। ईआरओ उसको डाउनलोड करते हैं और उसकी कॉपी बीएलओ को देते हैं कि आप जाके इसको वेरीफाई करिए वोटर को। तो बीएलओ उस प्रिंटेड फॉर्म 6 को लेके जाता है, वेरिफिकेशन करता है और उस पर दस्तखत करवा लेता है। अच्छा। मतदाता के, और उसके बाद अपनी वेरिफिकेशन रिपोर्ट ईआरओ को दे देगा। उसके बाद अगर उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो ये जो प्रक्रिया है 7 दिन की, उसको फॉलो करके अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो उसका नाम जोड़ दिया जाएगा, और अगर कोई ऑब्जेक्शन है तो फिर ऑब्जेक्टर को और एप्लीकेंट को दोनों को बुला के उस में फर्दर इंक्वायरी करी जाएगी और उसके बाद ईआरओ स्पीकिंग ऑर्डर पास करेगा। निधि जी, आपसे जानना चाहूँगी, क्या पर्सनल अपीयरेंस या हियरिंग पार्टीज का वो ज़रूरी है? जैसा मैंने कहा कि पर्सनल अपीयरेंस, अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो पर्सनल अपीयरेंस इज नॉट रिक्वायर्ड। तो वो लोग पर्सनल अपीयरेंस को डिस्पेंस ऑफ भी कर सकते हैं अगर हम लोग बीएलओ को भेजकर ये दिखवा लें कि वो वहाँ पर रहते हैं या नहीं। अगर ऑब्जेक्शन है देन दे आर रिक्वायर्ड टू बी पर्सनली अपीयर in the ERO's office. तो मान लीजिए ऑब्जेक्शन है और ऐसे केस में जो हियरिंग पार्टीज हैं उनकी हियरिंग किस तरह से कंडक्ट की जाती है? स्पीकिंग ऑर्डर पास करते हैं ईआरओ। अच्छा। तो दोनों पार्टीज को सुनते हैं। अगर वो कहते हैं कि हमारे यहाँ तो ये रहते ही नहीं है, जस्ट इन केस एक एग्जांपल लेते हैं, तो देन इमीडिएटली ईआरओ जो है वो अपना ऑर्डर पास करेंगे और उस पार्टी को बता देंगे कि दिस इज द रीजन व्हाई यू हैव नॉट बीन एनरोल्ड। हालांकि ज्यादातर यही ट्राई करा जाता है कि दोनों पार्टीज को सुनकर और विचार विमर्श कर और उनको स्पीकिंग ऑर्डर कर इलेक्टोरल रोल में नाम उनका दर्ज करा दिया जी। तो अगर क्लेम्स हैं या ऑब्जेक्शंस हैं तो क्या इसकी कोई सूची निकाली जाती है, और अगर निकाली जाती है तो वो एक आम वोटर कहाँ देख सकता है और कैसे हम उसके बारे में जान सकते हैं? जी, ये बड़ा अच्छा सवाल है। इससे पहले मैं ये थोड़ा जोड़ दूं कि जो आप हियरिंग की प्रक्रिया की बात कर रहे थे उसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ईआरओ एक नोटिस इशू करता है। अच्छा। एप्लीकेंट को भी वो नोटिस जाता है और ऑब्जेक्टर को भी नोटिस जाता है। ओके। उसमें उसका डेट और टाइम फिक्स किया जाता है, उस दिन वो अपीयर होते हैं, फिर उसकी सुनवाई होती है। सुनवाई करने के बाद सच्चाई जो सामने आती है उसके अनुसार वो स्पीकिंग ऑर्डर पास करते हैं। दूसरा जो आपका सवाल है कि ये नोटिस कहाँ लगाया जाता है, तो जब अप्लाई किया, जितने लोगों ने अप्लाई किया है, अगर फॉर्म 6 में अप्लाई किया तो उन सभी का फॉर्म 9 में अच्छा एक नोटिस लगाया जाता है। वो जो डेजिग्नेटेड ऑफिसर है उसके नोटिस बोर्ड पे भी लगता है और ईआरओ के नोटिस बोर्ड पे भी लगता है। ऑनलाइन भी देख सकते हैं और ये सीओ की वेबसाइट पे भी लगाया जाता अच्छा है। तो कोई भी व्यक्ति चाहे वहाँ लोकली देख सकता है नोटिस बोर्ड पे, या फिर सीओ की वेबसाइट पे भी देख सकता है। और अगर उस देखने के बाद उनको लगता है कि नहीं, ये वोटर तो यहाँ का, ये व्यक्ति यहाँ का रहने वाला नहीं है या कोई और डिस्क्वालिफिकेशन है, तो फिर वो ऑब्जेक्शन डाल सकते हैं उसमें। और एक बार अगर कोई क्लेम आया या ऑब्जेक्शन आया तो फिर किस तरह से अपील दायर की जा सकती है? क्या एक दूसरी अपील भी दायर करने की? हाँ, देखिए इसमें ऐसा है कि अगर ऑब्जेक्शन हुआ फिर नोटिस इशू होगा, फिर हियरिंग होगी, जैसा कि हम सभी अभी बता रहे हैं। उसके बाद अगर ईआरओ उसको रिजेक्ट कर देता है, फॉर्म 6 रिजेक्ट कर देता है, यानी कि उस व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में ऐड नहीं होता है,
तो उसके बाद उसके पास ये ऑप्शन है कि वो अपील फाइल करे। अच्छा, ERO के ऑर्डर के अगेंस्ट DO डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर को अपील फाइल कर सकते हैं, और DO का जो ऑर्डर होता है अगर उससे भी सेटिस्फाइड ना हो तो फिर चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को अपील फाइल हो सकती है। तो मतदाता सूची में नाम है या नहीं, ये कैसे एक आम नागरिक जान सकता है, ये भी एक सवाल उठता है। नहीं, ये बहुत ही बढ़िया सवाल है और सभी को इसकी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही व्यवहारिक इशू है। पहली बात तो यह है कि जब आपने फॉर्म 6 जमा करा दिया, उसकी जो प्रक्रिया हो गई, वेरिफिकेशन हो गई, अगर सुनवाई होनी है वो हो गई, और वो उसका नाम फिर ऐड हो गया, तो उनको एक तो बाय पोस्ट ये खबर जाती है कि आपका नाम मतदाता सूची में दर्ज हो गया है। दूसरा, उन्होंने अगर मोबाइल नंबर दिया है अपने फॉर्म 6 में भरा है तो उनको SMS अलर्ट जाता है। अच्छा, तो SMS से उनको जानकारी मिल जाती है। तीसरा, इलेक्टोरल रोल जो है वो CO की वेबसाइट के ऊपर होता है, तो वहाँ भी वो देख सकते हैं। और चौथा ये है कि आप SMS भेज के 1950 पे भी SMS भेज सकते हो, और हमारे दिल्ली में एक स्पेशल नंबर है उस पर भी SMS भेज सकते हो। 1950 पे जो सिंटैक्स है वो है ECI स्पेस वोटर ID नंबर। अच्छा, तो वोटर ID नंबर अगर है तो उसमें आप तुरंत आपको जवाब आ जाएगा कि आपका डिटेल्स क्या हैं इलेक्टोरल रोल के अंदर। एक ये भी तरीका है कि आप 1950 वोटर हेल्पलाइन कॉल कर सकते हो। कॉल करके आप अपना नाम बताइए, एड्रेस बताइए, और वो सर्च करके डेटाबेस में आपको बता देंगे कि आपका नाम ऐड हो गया है कि नहीं हुआ है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप जब NVSP पे अप्लाई करते हो तो आपको रेफरेंस ID मिलता है आपने जो फॉर्म जमा कराया है उसका। उसके बाद आप समय समय पे उसको चेक कर सकते हो ऑनलाइन उसका क्या स्टेटस है। तो जैसे जैसे प्रक्रिया होती है उसका स्टेटस चेंज होता रहता है। अच्छा, और जब स्टेटस दिखाता है कि अब आपका नाम ऐड हो गया है तो यू नो कि आपका नाम ऐड हो गया है। उसके बाद फिर आप चेक भी कर सकते हो, जैसे मैंने बताया। जी, रेसिडेंस को हम चेंज करते हैं। मान लीजिए मैं किसी एक स्टेट की रेसिडेंट थी, उसके बाद मैंने दूसरे स्टेट में शिफ्ट कर लिया, तो मैं किस तरह से अपने आप को नए स्टेट में रजिस्टर करवा सकती हूँ? सो एक फॉर्म है जिसका नंबर होता है फॉर्म 8A। तो जो भी इलेक्टर हैं वो अपना फॉर्म 8A में अपना दर्ज कर उसको जमा कर सकते हैं, और जिस नई जगह ऑफ रेजिडेंस पे वो गए हैं वहाँ पर जाकर वो फॉर्म 6 भरकर अपना फिर से नाम इलेक्टोरल वहाँ के इलेक्टोरल रोल में दर्ज करा सकते तो हैं। उसमें पुराना जो इलेक्शन आई कार्ड है उसको सरेंडर करके इलेक्शन आई कार्ड जो है आपको मिल जाएगा। जी, अच्छा, इसमें थोड़ा सा क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि ये अगर आप शिफ्ट कर रहे हैं, एड्रेस चेंज कर रहे हैं उसी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में जहां आप पहले से दर्ज हैं, तब आपको फॉर्म 8A भरना है। जी, उसमें आपको नया एड्रेस देना है और आपका जो वोटर ID कार्ड नंबर है वो भी देना है और दूसरे पर्टिकुलर देने हैं। तो आपका नाम फिर आपका एड्रेस चेंज हो जाएगा। हाँ, उस आपके एंट्री में, क्योंकि वो उसी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में है। जी, तो आपका एड्रेस चेंज हो जाएगा और आपको चेंज एड्रेस का एपिक कार्ड, नया वोटर कार्ड भी मिल जाएगा। लेकिन अगर आप उस असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी से बाहर कहीं शिफ्ट करते हो तो फिर आपको फॉर्म 6 भरना है। अच्छा, फिर आपको फॉर्म 8A नहीं भरना है, फिर फॉर्म 6 भरना है वहाँ नई जगह। जी, और उसमें जो आपकी पुरानी जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी थी जहाँ से आपने मूव किया है उसका डिटेल देना है और उस वहाँ के वोटर ID कार्ड का नंबर देना है। तो फिर आपका नाम पुरानी कॉन्स्टिट्यूएंसी से डिलीट हो जाएगा और जहां आप मूव किए हैं वहां पे ऐड हो जाएगा। सक्सेना जी, आपसे जानना चाहूँगी कि मान लीजिए मैं उत्तराखंड से हूँ, लेकिन अगर काम करने के लिए मैं दिल्ली आई हूँ, तो ऐसे में क्या मेरा पंजीकरण 2 जगहों पर हो सकता है या नेटिव प्लेस में ही रहेगा? ऐसे सिचुएशन में किस तरह से आप डील करते हैं? क्या यहाँ पर प्रोविजंस हैं? इस मामले में मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारा संविधान ये कहता है कि आपका नाम एक ही जगह पर हो सकता है पूरे भारत में। जी, और इसके लिए इलेक्शन कमीशन ने एपिक नंबर दिया हुआ है जो कि 10 डिजिट का नंबर है, 3 अल्फ़ाबेट जो कि उस कॉन्स्टिट्यूएंसी को बताते हैं। पूरे देश में 4120 कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं और 7 न्यूमरल्स होते हैं। और जब भी आप पहली बार आते हैं किसी देश के किसी भी इलेक्टोरल रोल में, तो वो एक यूनिक नंबर दे दिया जाता है और आप जब भी अगली जगह जाएंगे तो वो नंबर आपके साथ मूव होगा। अच्छा,
और 2 जगह पे नाम नहीं होना चाहिए। अगर आपने सही जानकारी दी है और आपने सही नंबर बताया हुआ, साथ में डिक्लेरेशन भी देना होता है कि मैं अपनी पूरी जानकारी के हिसाब से बता रहा हूँ कि मेरा नाम कहीं और नहीं है, अगर पहली बार आ रहे हैं, या फिर आपको बताना होता है कि कहाँ पर आप इसके पहले रजिस्टर्ड थे। तो उत्तराखंड से अगर आप आ रहे हैं तो आपको वहाँ का बताना पड़ेगा। हमने पूरे देश के लिए एक सिंगल यूनिफाइड डेटाबेस बनाया हुआ है जिसको कि हम UNPER कहते हैं, और ये पिछले लगभग 1 से सवा साल के अंदर ही हुआ है। और आपको जान के ये खुशी होगी कि पूरे देश के 10,000 से ज़्यादा इलेक्टोरल रोल ऑफिसर और असिस्टेंट इलेक्टोरल रोल ऑफिसर अब एक सिंगल प्लेटफॉर्म पर सिंगल डेटाबेस पे काम करते हैं। तो अगर आपने नहीं भी बताया है कि आप उत्तराखंड से आए हैं तो हमारा सॉफ्टवेयर बता देगा, और इसीलिए जब जानकारी लेने के लिए जाता है BLO तो ये पता लगाता है और आपसे पूछता है कि क्या आप पहले वहां पे रहे थे। इस तरह से हम इलेक्टोरल रोल की हेल्थ को ठीक करते हैं। तो आपके द्वारा मेरा सभी को ये निवेदन है और अपील भी है मेरी तरफ से कि कृपया अगर आपका नाम पुरानी जगह से नहीं कटा है तो आप रिक्वेस्ट करके अपने संबंधित ERO से, जो कि आप ऑनलाइन कर सकते हैं, फॉर्म 7 भर के अपना नाम कटवा लीजिए। क्योंकि मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आपका नाम 2 जगह पर पाया गया तो ये एक कानूनी जुर्म है और RP एक्ट के अंदर आपको 1 साल तक की सजा भी हो सकती है। तो इसीलिए कमीशन ने कई मोड से ये आपको उपलब्ध कराई है जानकारी, आप चेक कर सकते हैं। जैसे ही आप अपना नाम NVSP पोर्टल पे डालेंगे, या जैसा अभी CO साहब ने बताया कि 1950 पे आप कॉल करेंगे, टोल फ्री नंबर है, पूरे देश में कहीं से ही बात कर सकते हैं, वो आपको बता देगा कि आपका नाम कहाँ कहाँ पर है। फौरन फॉर्म 7 आप भरिए और एक जगह पे नाम रखिए और हमारे लोकतंत्र को सुदृढ़ करिए। जी बिल्कुल, ये बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है उन सभी लोगों के लिए जो ये समझते हैं कि गंगा गए तो गंगादास और जमुना गए तो जमुनादास। इसी विषय पर हमारे पास है एक छोटी सी वीडियो, आइए देखते हैं। स्वामी क्या कर रहे हो? मेरा इधर ट्रांसफर हुआ तो मैं अपने इलेक्टोरल रोल में अपना एड्रेस ऑनलाइन अपडेट करता। हमारा तो गांव या शहर दोनों जगह वोटर कार्ड है। गंगा गए तो गंगादास, जमुना गए तो जमुनादास। अब इलेक्टोरल रोल में सारे देश का डाटा दिखता है। अभी ठीक कर लेते। गुड सिटीजन होने के नाते अपने मल्टीपल एंट्री को हटाने का जिम्मेदारी आपका। समझे? बस www.nvsp.in पर जाएं और अपनी मल्टीपल एंट्रीज हटाएं। अब वोटर संबंधी सारी सुविधाएं www.nvsp.in पर ऑनलाइन भी उपलब्ध हैं। तो निधि जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि अगर एपिक कार्ड में कोई एरर्स हैं तो उनको कैसे एड्रेस किया जाए, उन एरर्स को किस तरह से हम ठीक करवा सकते हैं? जिनका भी एपिक कार्ड है, जैसे ही उनको लगता है कि देयर इज सम रेक्टिफिकेशन विच इज रिक्वायर्ड, तो एक फॉर्म 8 होता है जिसको वो भरकर इमीडिएटली अपने कंसर्न ERO को जमा करवा दें या ऑनलाइन जमा करा दें, जिससे कि जो भी रेक्टिफिकेशन है वो होकर उनको मिल सकती है। जी, क्या ये ऑनलाइन भी करवा सकते हैं? ऑनलाइन भी करवा सकते तो हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको एक रिक्वेस्ट रेज करना होगा कि मुझे ये रेक्टिफिकेशन चाहिए, तो क्या फिर उसके ऊपर भी कार्रवाई होती है कि जांच किया जाता है कि हाँ ये सही है या नहीं है? रेक्टिफिकेशन बेसिकली नाम की स्पेलिंग मिस्टेक इस पे होती है, लेकिन अगर हाउस एड्रेस ही गलत है तो देन उसमें पूरा प्रोसीजर अडॉप्ट होगा। अच्छा, ओके। हमारे साथ जो ऑडियंस जुड़े हुए हैं उनके पास कई सवाल हैं। विमल, आपके पास एक सवाल है, आपके पास आएंगे और जानना चाहेंगे आपका सवाल। मेरा आपसे ये सवाल है कि अगर एपिक नंबर अगर खो जाए तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि अगर हमारा एपिक कार्ड खो जाए तो सबसे पहले तो आप पुलिस में इसका दर्ज कराएं रिपोर्ट, और उसके बाद वही रिपोर्ट लगाकर अपने नियरेस्ट जो वोटर सेंटर है या ERO है उनको आप फॉर्म दें अपने डुप्लीकेट एपिक कार्ड इशू के लिए। 25 रुपये की नॉमिनल फीस लगती है, आप उसको देकर अपना नया एपिक कार्ड इशू करवा सकते हैं। इसमें थोड़ा सा और आगे जोड़ना चाहूँगा इस पर। अगर आपका एपिक कार्ड खो जाता है तो एक 001 फॉर्म है, बहुत ही सिंपल फॉर्म है, उसमें आप अपना पुराना एपिक नंबर लिख दीजिए, अपना नाम और पता लिख दीजिए, और साथ पे ही जैसा अभी DO साहिबा ने बताया आप खो जाने की रिक्वेस्ट कर दीजिए। और जब आप 25 रुपये दे देंगे वोटर फैसिलिटेशन सेंटर पे, ये NVSP पे भी किया जा सकता है, वहाँ आप ऑनलाइन भर सकते हैं, आपको कार्ड मिलेगा। 3 हालत है जिसमें कि हम कार्ड दूसरा देते। एक तो आपने बताया कि खो गया है, दूसरा है कि अगर आपका कार्ड डैमेज हो गया है या पानी में गिर गया है तो वहाँ पर फिर आपको पुलिस में जाने की जरूरत नहीं है, आप पुराना कार्ड लगाइए
और 001 भर के दे दीजिए। और तीसरा है, जैसे अभी आपने सवाल पूछा था कि आप उत्तराखंड से यहाँ पर आए तो आपका पुराना एपिक कार्ड चलेगा, लेकिन आप चाहते हैं कि नए एड्रेस को इसमें दर्ज कराया जाए, तो भी आप फिर से पुनः 001 फॉर्म में अप्लाई कर दीजिए, आपको संशोधित जो आपके विवरण है उसके साथ में एपिक कार्ड मिल जाएगा। तो जैसे आपने कहा कि ये सुविधा ऑनलाइन भी मौजूद है NVSP पर, तो वहां पर पेमेंट करने की सुविधा भी मौजूद है? वहां पर आप चालान जनरेट कर सकते हैं। अच्छा। और उसके बाद में वोटर फैसिलिटेशन सेंटर में 25 रुपए जमा करके आप उसको डुप्लीकेट ले सकते हैं। बुटोले जी, आपसे जानना चाहेंगे कि एनरोलमेंट की जो ये प्रक्रिया है, क्या ये हम साल में किसी भी समय कर सकते हैं या इसके लिए कोई निश्चित अवधि है जिसके दौरान हमें अपनी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, अपना पंजीकरण कराना पड़ेगा? जी मैम, मतदाता सूची है वो थ्रू आउट ईयर अपडेशन की स्टेट में होती है। कमीशन है वो जनरली हर साल में सितंबर या अक्टूबर के महीने में रिवीजन ऑर्डर करता है और वो रिवीजन कंप्लीट होता है नेक्स्ट जनवरी के फर्स्ट वीक सेकंड वीक में। उसके बाद में कंटिन्यूस अपडेशन चलता है जी। तो थ्रू आउट ईयर आपका कंटिन्यूस अपडेशन जारी रहता है, एक्सेप्ट द ब्रीफ पीरियड ड्यूरिंग इलेक्शन, जब लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन से लेके और कंप्लीशन ऑफ इलेक्शन प्रोसेस, उस पीरियड में हमारी रोल फ्रीज होती हैं। अदरवाइज वो थ्रू आउट ईयर वो चलता रहता है जी। और आप थ्रू आउट ईयर ऑनलाइन, ऑफलाइन, बाई पोस्ट, बाई हैंड आप फॉर्म 6 जमा करा के, या फिर फॉर्म में आप अगर डिलीशन करवाना चाहते हैं या मॉडिफिकेशन या कोई चेंज करवाना चाहते हैं, वो थ्रू आउट ये प्रक्रिया हमारी ऑन रहती है जी। तो पूरा साल ऑफलाइन और ऑनलाइन अपना पंजीकरण कराने के लिए भी, चेंज ऑफ एड्रेस और इन सभी को एड्रेस करने के लिए हम ऑफलाइन या ऑनलाइन ये सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। तो NVSP पोर्टल क्या है, किस तरह से आप ऑनलाइन अपने आप को पंजीकृत करा सकते हैं, आइए देखते हैं इस पर एक छोटा सा वीडियो। मुझे नए वोटर आईडी के लिए रजिस्ट्रेशन कराना है, पर कौन जाए और कौन लाइन में लगे। मुझे भी अपना एड्रेस चेंज कराना है, पर कौन बाबा चक्कर काटे। मुझे अपनी एप्लीकेशन की स्थिति जाननी है, पर कॉलेज के बाद इनका ऑफिस ही बंद हो जाता है। क्या करें? रिलैक्स गाइस, इलेक्शन ऑफिस तो अपने अपने स्क्रीन पे खुला है, बस कॉफी पीते पीते सारा काम हो जाएगा। बस www.nvsp.in पर जाएं, मतदाता सूची में अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। अब वोटर संबंधी सारी सुविधाएं www.nvsp.in पर ऑनलाइन भी उपलब्ध हैं। बुटोलिया जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि मान लीजिए अगर किसी इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के खिलाफ अगर हमारी कोई कंप्लेंट है, तो उसको कैसे दर्ज किया जाए? कंप्लेंट का जैसे सीईओ सर ने पहले बताया था, इसमें अपील का एक प्रोविजन है। हमारे यहाँ अपील की 2 प्रोविजन होते हैं। ड्यूरिंग रिवीजन पीरियड अपील है वो ERO के निर्णय के अगेंस्ट में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कलेक्टर या जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स होते हैं जिनको नोटिफाई किया जाता है एज फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी, उनके पास आप विद इन 15 डेज जो ERO का ऑर्डर है वो आपको कन्वे होता है, उस डेट से लेके और 15 डेज तक आप उसको अपील दायर कर सकते हैं। कंटिन्यूस अपडेशन के पीरियड में 2 अपील की प्रोविज़न होती है। एक आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास में कर सकते हैं। अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के अगेंस्ट में भी आपको कोई अपील करनी है, तो फिर 30 दिन के पीरियड में, जिस दिन से DO ऑर्डर करते हैं और आपको ऑर्डर कन्वे होता है, उस दिन से लेके 30 दिन के पीरियड में आप CO साहब को अपनी कंप्लेंट भेज सकते हैं। इस तरह से 2 अपील का वो प्रोविजन है। लेकिन जो अपीलेट अथॉरिटी, सेकंड अपीलेट, फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी है ड्यूरिंग रिवीजन पीरियड, उनका ऑर्डर फाइनल होता है। सिमिलरली जो कंटिन्यूस अपडेशन में जो सेकंड अपीलेट अथॉरिटी हैं, उनका ऑर्डर फाइनल होता है। जी, तो ये तो बात हुई कि किस तरह से हम अपने आप को पंजीकृत करा सकते हैं और किस तरह से अगर कोई कंप्लेंट्स हैं तो उनको हम एड्रेस कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे हमने शुरुआत में भी कहा कि 89 करोड़ मतदाता हैं जो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे इस चुनाव में, और लगभग 10 लाख पोलिंग स्टेशंस हैं, मतदान केंद्र हैं। तो आपसे जानना चाहेंगे कि मतदान केंद्र आखिर है क्या? है बड़ा बेसिक सवाल, लेकिन है बड़ा ज़रूरी। मतदान केंद्र जो होता है उसमें लोग जाकर वहाँ पर वोट करेंगे। उसमें हमारी प्रिजाइडिंग ऑफिसर, पोलिंग ऑफिसर्स होते हैं और बाकी सारी सुविधा होती हैं। अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा है कि जो बेसिक मिनिमम फैसिलिटीज़ है वो आपको देना है, चाहे वो वॉशरूम्स हो, चाहे वो पानी हो, चाहे वो
PWD जो कि हैंडीकैप वोटर्स हैं उनके लिए व्हील चेयर्स हों, ये सारी चीज़ें हमें उपलब्ध करानी है। तो वो एक पोलिंग स्टेशन है जहां वो लोग जाकर अपना मताधिकार का पूरा प्रयोग कर सकते हैं। जी, आपने बहुत सही बोला हुआ है। मैं थोड़ा और बेसिक बताना चाहूँगा। देखिए, डिलिमिटेशन कमीशन है जो कि हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के क्या इलाका होगा ये बताती है। फिर जो CO और DO होते हैं वो उस इलाके को छोटे हिस्सों में बांटते हैं और ग्रामीण क्षेत्र में 1200 मतदाता और शहरी क्षेत्र में 1400 मतदाता के लिए हम एक भाग संख्या बना देते हैं उस कॉन्स्टिट्यूएंसी की, और उस पार्ट या भाग संख्या के लिए एक स्थल होता है जहां पर कि उस जगह के रहने वाले लोग जाके अपना मतदान कर सकते हैं, और वो पोलिंग स्टेशन होता है। अमूमन हम ये सरकारी बिल्डिंग में ही रखते हैं और साथ में जैसा भी निधि जी ने बताया हुआ है, आधारभूत सुविधाएं जिसे हम एब्सोल्यूट मिनिमम फैसिलिटी कहते हैं वो हर जगह उपलब्ध कराते हैं चुनाव के पहले। और दो बातें मैं आपको बताना चाहूँगा। आप जो 89 करोड़ का फिगर बता रहे हैं ये था फरवरी में जब फाइनल पब्लिकेशन हुआ था, और अब हम लोग 90 करोड़ को पार कर चुके हैं जी, 1 करोड़ और ऐड हो गया है जी, और साथ में ही ये बढ़ता जा रहा है। और जब तक अंतिम दिन होता है नामांकन का उस कॉन्स्टिट्यूएंसी का, तब तक नाम जुड़ सकते हैं जी। और अब हमारे आज की डेट में टोटल पोलिंग स्टेशन की संख्या 10,35,919 है। क्या बात है। निश्चित तौर पर विश्व की सबसे बड़ी चुनावी प्रक्रिया है। शायद ही किसी और देश में इतने वोटर्स और इतने पोलिंग स्टेशंस होते होंगे और साथ ही इतने स्टेक होल्डर्स होते होंगे पूरे चुनावी प्रक्रिया में। रणवीर सिंह जी, आपसे जानना चाहेंगे कि अभी जैसे सक्सेना साहब ने बताया पोलिंग स्टेशंस के विषय में, तो पोलिंग स्टेशन के लोकेशन के लिए भी क्या कोई गाइडलाइंस है? जी हाँ, पोलिंग स्टेशन लोकेशन के लिए बड़े स्पेसिफिक गाइडलाइंस हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के। एक तो पहली बात तो यह है कि जहाँ तक संभव हो पोलिंग स्टेशन उसी एरिया में होना चाहिए जिस एरिया के वोटर्स के लिए वो पोलिंग स्टेशन है। दूसरी बात ये कि अगर उस पोलिंग स्टेशन एरिया में कई सारे विलेजेस हैं, कई सारे हैमलेट्स हैं, तो वो ऐसे हैमलेट या विलेज में होना चाहिए जिसके सबसे ज़्यादा वोटर हैं। अच्छा। और तीसरी बात यह है कि जहाँ तक हो सके वो विदिन 2 किलोमीटर्स 2 किलोमीटर ज़्यादा चल के किसी को जाना नहीं चाहिए वोट डालने के लिए। और जहाँ तक हो सके वो गवर्नमेंट की बिल्डिंग में ही होना चाहिए, गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट। तो जनरली स्कूलों वगैरह में होता है। और वो पुलिस स्टेशन में बिल्कुल नहीं होना चाहिए, हॉस्पिटल में भी नहीं होना चाहिए, मंदिर में भी नहीं होना चाहिए, किसी भी रिलीजियस प्लेस में नहीं होना चाहिए। अच्छा। और अगर उसकी हालत ठीक नहीं है, मतलब पक्का परमानेंट स्ट्रक्चर होना चाहिए, सेफ एंड सिक्योर होना चाहिए। जहाँ तक हो सके ग्राउंड फ्लोर पे करना चाहिए ताकि वोटरों को असुविधा ना हो। तो ये इस प्रकार की कई सारी गाइडलाइंस हैं जो पोलिंग स्टेशन का स्थान निश्चित करने के लिए ध्यान में रखी जाती है। क्या कोई मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्टर्स भी होता है जो कि असाइन किए जाने चाहिए प्रत्येक पोलिंग स्टेशन को, जिससे ऊपर हो तो फिर एक दूसरा पोलिंग स्टेशन डेजिग्नेट किया जाए? जी बिल्कुल। ये इसकी यार्डस्टिक ये है कि रूरल एरियाज़ में पोलिंग स्टेशन में 1200 से ज़्यादा वोटर नहीं होने चाहिए एक पोलिंग स्टेशन के लिए। अगर उससे ज़्यादा बढ़ते हैं तो फिर एडिशनल पोलिंग स्टेशन बनाना चाहिए। और अर्बन एरियाज़ में ये संख्या 1400 मतदाताओं की है। कहीं कहीं इलेक्शन कमीशन 1500 तक भी परमिट कर सकता है अगर ज़रूरी है तो, लेकिन उसके लिए स्पेसिफिक अप्रूवल लेना पड़ता है जी। तो 1200 रूरल एरियाज़ में और 1400 अर्बन एरियाज़ में ये स्टैंडर्ड लिमिट्स हैं जी। बुटोले जी, क्या कोई मैक्सिमम डिस्टेंस भी है पोलिंग स्टेशंस का? जी मैम जी, रेसिडेंस से जैसे अभी सक्सेना सर ने बताया था, इसमें आरपी एक्ट 1951 में एक हमारे सेक्शन होता है सेक्शन 25। सेक्शन 25 में जिला निर्वाचन अधिकारी होता है जो स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है, जो कि ये पोलिंग स्टेशन इलेक्शन कमीशन के गाइडलाइंस के बेसिस पे पोलिंग स्टेशन नियत करते हैं और उसके बाद वो प्रपोजल सीओ के थ्रू भेज के इलेक्शन कमीशन से वो करते हैं। उसमें उनको ये देखना होता है कि किसी भी वोटर को 2 किलोमीटर से ज़्यादा ना चलना पड़े। तो जैसे सीओ साहब ने अभी बताया कि जनरली वो उसी पोलिंग स्टेशन एरिया में होना चाहिए, लेकिन फिर भी उसमें सुविधा देखी जाती है कि वोटर है वो उसको 2 किलोमीटर से ज़्यादा ना चलना पड़े। लेकिन कहीं कहीं जहाँ पे कि
हिली एरिया है या कोई ऐसा जहाँ पे बिल्डिंग की अवेलेबिलिटी नहीं है, सूटेबल बिल्डिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जनरली इलेक्शन कमीशन का इंस्ट्रक्शन है कि वो गवर्नमेंट बिल्डिंग में ही होनी चाहिए और सूटेबल बिल्डिंग हो, तो सूटेबिलिटी को देख के 2 किलोमीटर के विदिन उसी एरिया में होना चाहिए। लेकिन उससे बियॉन्ड भी अलाउ किया जाता है, लेकिन बहुत ही मतलब एक्सेप्शनल केसेज में। क्या कुछ पोलिंग स्टेशंस मोबाइल पोलिंग स्टेशंस भी होते हैं? जी, मोबाइल पोलिंग स्टेशन अलाउ करता है कोई बहुत ही विरल जहां जनसंख्या होती है, स्पेशली पॉपुलेटेड एरिया, उस एरिया में जहां की जैसे सर ने अभी बताया कि 1200 या 1400 की जो रखी जाती है मैक्सिमम लिमिट, अगर मान लीजिए कि कहीं ऐसी पोलिंग स्टेशन एरिया में 100 या 150 इतने ही वोटर हैं, तो उन वोटर्स के लिए मोबाइल पोलिंग स्टेशन जो कि कुछ बड़े विस्तृत एरिया को कवर करे, उनके लिए मोबाइल पोलिंग स्टेशन की व्यवस्था की जाती है जी। जैसे कि लास्ट राजस्थान इलेक्शन में, इस इलेक्शन में नहीं, 2018 के इलेक्शन के पहले जनरली जैसे जैसलमेर के इलाकों में या फिर वेस्ट बंगाल में सुंदरबन के इलाकों में, वहाँ पे इलेक्शन कमीशन ने मोबाइल पोलिंग स्टेशन अलाउ की थी जी। रणबीर सिंह जी, कुछ पोलिंग स्टेशंस को आप क्रिटिकल पोलिंग स्टेशंस के तौर पर भी मार्क करते हैं, तो उसके क्या गाइडलाइंस हैं या क्या उसके नियम हैं जो कि एक पोलिंग स्टेशन को क्रिटिकल बनाता है? जी, क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन का मतलब ये है कि वहाँ पर खास ध्यान देने की ज़रूरत है। इसमें गाइडलाइन जो इलेक्शन कमीशन की ऑफ इंडिया की हैं वो ये हैं कि अगर उस वहाँ हिस्ट्री है वायलेंस की ड्यूरिंग द इलेक्शन प्रोसेस, अगर पहले कभी वायलेंस हुआ है तो फिर वो क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन माना जाएगा। इसी प्रकार अगर वहाँ एबनॉर्मली हाई वोटिंग होती है कि अगर 90% से ज़्यादा मतदान हुआ पिछले इलेक्शन में, तो उसको भी फिर ध्यान देने की ज़रूरत है कि इतना मतदान हुआ तो कहीं कुछ गड़बड़ी तो नहीं है, तो वो क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन में आएगा। या किसी एक कैंडिडेट को वहाँ पे 75% से ज़्यादा वोट पड़ गए, तो वो भी फिर क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन की डेफिनेशन में आता है। तो इस तरह के जो अलार्मिंग साइंस होते हैं वो जहाँ पे मिलते हैं वहाँ पे हम उसको क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन डिक्लेयर करते हैं। और क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन में फिर हम खास तौर से ध्यान देते हैं, वहाँ पे हम माइक्रो ऑब्जर्वर लगाएंगे पोलिंग डे के वाले दिन, वहाँ पे हम वेबकास्टिंग करेंगे ताकि ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा हो, सब देखें कि वहाँ पे क्या चल रहा है, सीसीटीवी कैमरा लगाएंगे, तो वीडियोग्राफी करवाएंगे। तो डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट वहाँ पे स्पेशल अरेंजमेंट किए जाएंगे ताकि वहाँ पे कोई गड़बड़ी ना हो सके। मैं थोड़ा सा और आगे जोड़ना चाहूँगा। इलेक्शन कमीशन चाहती है कि हमारा हर एक निर्वाचक, हर एक मतदाता बिना किसी भय के निर्भयता से आकर मतदान कर सके, और इसके लिए ये एक प्रक्रिया है जिसमें कि हम, आप जो बता रहे हैं क्रिटिकल, उसको वल्नरेबल भी हम लेते हैं, जिससे कि कहीं पर भी अगर किसी भी कारण से, चाहे वो कोई गुंडा एलिमेंट हो या वहाँ पर रिलीजियस माइनॉरिटी, कास्ट माइनॉरिटी या किसी भी कारण से इंटिमिडेशन अगर हो सकता है, तो उन जगहों पर खास नज़र रखी जाती है। वहाँ पर हम पुलिस का डिप्लॉयमेंट करते हैं, वहाँ पर सीएपीएफ के फ्लैग मार्च करवाते हैं, जिससे कि इस तरह की कोई भी संभावना ना हो। तो जहाँ पर इस तरह का असेसमेंट होता है कि कोई संभावना है इंटिमिडेशन की, वहाँ पर स्पेशल अरेंजमेंट किए जाते हैं और वही क्रिटिकल और वल्नरेबल बूथ कहलाते हैं। जी जी बिल्कुल। निधि जी, आपसे जानना चाहूँगी कि मॉडल पोलिंग स्टेशंस क्या है, क्योंकि कई पोलिंग स्टेशंस को हम मॉडल पोलिंग स्टेशंस भी कहते हैं, तो वो क्या है? एक पहल है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, जहां लोगों को और एसोसिएट करा गया है पोलिंग प्रोसेस से, वोटिंग प्रोसेस से, इस त्योहार से जो कि डेमोक्रेसी का है। सो ये मॉडल पोलिंग स्टेशन कई प्रकार के हैं, जिसमें हर तरीके की फैसिलिटीज़ या उनकी ईज़ के सारी सुविधाएं वहाँ पर मौजूद हैं। अभी एक और चीज़ है जैसे ऑल वुमेन पोलिंग स्टेशन, जहाँ पर जितने भी प्रिसाइडिंग पोलिंग ऑफिसर्स या जितने भी बूथ ऑफिशियल्स होंगे, देर ऑल वुमेन, सो एवरीबडी विल फील गुड जब वो उसके अंदर जाएंगे और वोट करेंगे। तो ये एक तरीका है जो और एक नागरिक को और जोड़ने की एक तरीका है इस पूरे प्रोसेस से, वोटिंग प्रोसेस से, इस पूरे इलेक्शन से। जी।
बुटोले जी, स्पेशल कैटेगरी जो है वोटर्स की, क्या उनके लिए भी विशेष मतदान केंद्रों की व्यवस्था है? अगर आयोग के पास ऐसी कोई रिक्वेस्ट आती है किसी भी क्वार्टर से, तो आयोग ऐसे रिक्वेस्ट पे जरूर पोलिंग स्टेशन बनाते हैं। जैसे वीकर सेक्शंस का सर ने अभी जैसे बताया, वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ इलेक्टोरेट के लिए पोलिंग स्टेशन बनाए जाती हैं। वहाँ पे ये मैक्सिमम लिमिट वाला ये पैरामीटर भी नहीं देखा जाता। अच्छा। इसके अलावा जैसे ब्लाइंड स्कूल्स हैं या फिर लेपर्स के लिए सैनिटोरियम वगैरह हैं, वहाँ पे भी ये पोलिंग स्टेशन की व्यवस्था की जाती है। स्पेशली मतलब वीमेन पोलिंग स्टेशन हैं, इस टाइप की पोलिंग स्टेशन भी बनाई जाती हैं। जैसे पोलिंग स्टेशन पूरी इलेक्टर हैं वो वीमेन हों। जैसे इस लास्ट इलेक्शन में हमने छत्तीसगढ़ में ऐसी पोलिंग स्टेशंस हैं वो अलाउ की थी। इसके पहले आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में भी ये परंपरा रही है कि वहाँ पे फीमेल के लिए स्पेशल पोलिंग स्टेशन बनाई जाती थी। तो जब आपने कहा कि रिक्वेस्ट अगर हो, तो ये रिक्वेस्ट जो है वो कौन दे सकता है? किस सेक्शन से ये रिक्वेस्ट आ सकते हैं? रिक्वेस्ट ये जनरली तो जिला निर्वाचन अधिकारी होते हैं, वही प्रपोजल भेजते हैं। तो चूंकि वो वस्तु स्थिति के ज़्यादा उनको आइडिया रहता है तो वो करते हैं। और उसमें जब भी पोलिंग स्टेशन का प्रपोजल वो देते हैं तो वो पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ में बाकायदा इसको डिस्कस करके देन ही ओनली वो प्रपोजल देते हैं। तो पॉलिटिकल पार्टी या किसी स्पेसिफिक एनजीओ या उन लोगों से अगर रिक्वेस्ट आती है तो जिला निर्वाचन अधिकारी लेते हैं। सक्सेना जी, इसमें मैं और थोड़ा सा जोड़ना चाहूँगा कि खास तौर से जो हमारे वरिष्ठ निर्वाचक हैं उनके लिए कमीशन ने ये डायरेक्शन दिए हुए हैं कि जहाँ पर भी ओल्ड एज होम हो वहाँ पर अलग से स्पेशल पोलिंग स्टेशन बनाया जाए, जिससे उनको आना ना पड़े। या फिर ऐसे जगहों पर जहाँ पर कि टीबी के लोग रहते हैं, मरीज रहते हैं, वहाँ पर फिर ये हम नहीं लगाते हैं प्रक्रिया कि आप सबसे कंसल्ट करिए और स्वयं अपने स्वविवेक से जो वहाँ के डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर हैं सभी जगहों पर जाके ब्लाइंड स्कूल वगैरह में भी देख के और नया पोलिंग स्टेशन बनाने का सुझाव देते हैं, जिसको कि हम मानते हैं। जी, कुछ सवाल हमारे पास ऑडियंस से भी हैं। निशा, आप एक सवाल पूछना चाहती हैं? मेरा नेटिव प्लेस असम है, पर स्टडीज़ की वजह से मुझे दिल्ली में रहना पड़ रहा है, तो मुझे रजिस्ट्रेशन दिल्ली से करवानी पड़ेगी या फिर असम जाना पड़ेगा? आप फर्स्ट टाइम वोटर हैं निशा? हाँ जी। अच्छा, इसके लिए बहुत अच्छा कमीशन ने व्यवस्था कर रखी है। आप या तो असम में जहां आपके माता पिता रहते हैं वहां पर अपना नाम जोड़ सकते हैं, और या फिर आप दिल्ली में रहते हो तो निश्चित रूप से आप किसी हॉस्टल में रहते होंगे, आप वहां पर अपना नाम जोड़ सकते हो। तो ये केवल और केवल हमारे जो स्टूडेंट मतदाता हैं उनके लिए ही सुविधा है कि वो या तो अपने माता पिता के साथ नाम जुड़वाएं या फिर यहाँ पर, लेकिन एक ही जगह पर, दो जगह नहीं। थैंक यू सर। जी, एक सवाल हमारे पास ऑडियंस से है, वो भी हम लेना चाहेंगे। सर, मैं त्रिपुरा राज्य से बिलोंग करता हूँ। सर, मेरा वोटर कार्ड वहीं पर ही है और सर मैं किसी कारण वहाँ पर जा नहीं सकता, तो सर इसके लिए मेरे लिए क्या सुविधा होगी सर? क्योंकि सर मेरा राज्य बहुत दूर पड़ता है यहाँ से डिस्टेंस। देखिए, इसका मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि हमारा पूरा का पूरा जो निर्वाचन का सिस्टम है वो ऑर्डिनरी रेसिडेंस के ऊपर निर्भर करता है। आप कहाँ के मूल निवासी हैं इस पर डिपेंड नहीं होता। भारत एक है, तो आप अगर आज यहाँ दिल्ली में रह रहे हैं और आज आए हैं और आप आगे आने वाले समय में भी यही रहेंगे, तो यहाँ पर आप अपना नाम जुड़वा सकते हैं। अगर आप वहाँ पर अपना नाम रखेंगे और यहाँ पर रह रहे हैं तो उस केस में वहाँ जब भी चेकिंग होगी आप नहीं पाए जाएंगे। तो इसलिए हम ऑर्डिनरी रेसिडेंस के हिसाब से आपको कहेंगे कि आप नामांकन के अंतिम दिन तक अपना नाम जुड़वा सकते हैं, लेकिन आप अपना नाम यहाँ पर जुड़वाइए अगर आप यहाँ पर लंबे समय के लिए दिल्ली में रहने वाले हैं। तो ऑडियंस में कुछ सीनियर सिटीजन्स भी हैं हमारे साथ। भोगपाल जी, आपके मन में क्या प्रश्न है, आप पूछ सकते हैं। जहाँ पोलिंग स्टेशन स्कूल में या जगह में बनता है वहाँ हमें क्या बुनियादी सुविधाएं मिलती हैं? कुछ मतदाता ऐसे होते हैं जिनको कुछ सहायता की आवश्यकता होती है, कुछ स्पेशल प्रोविजंस की आवश्यकता होती है, तो ऐसे मतदाताओं के लिए स्पेशल प्रोविजंस किए जाते हैं। जैसे सीनियर सिटीजन्स हैं या ए प्रेग्नेंट वुमेन इन एडवांस प्रेगनेंसी और ए वुमेन विद इन्फेंट और ए पर्सन विद डिसेबिलिटी, दिव्यांगजन। तो ऐसे मतदाताओं के लिए स्पेशल प्रोविजंस होते हैं। एक तो ये होता है कि उनको नॉर्मल लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं होती, उनको असिस्ट करके
लाइन से बाहर निकाल के उनको पहले वोटिंग करवाई जाती है। अच्छा। प्रायोरिटी वोटिंग उनकी हम करवाते हैं। वॉलंटियर्स रखते हैं हम पोलिंग स्टेशंस के ऊपर, जो कि जो जिनकी स्पेशल ट्रेनिंग होती है इसके लिए, और वो ऐसे सहायता करते हैं। फिर जो दिव्यांगजन हैं उनको जिस तरह की ज़रूरत है, किसी को चलने में प्रॉब्लम है, लोकोमोटर डिसेबिलिटी है, तो व्हील चेयर की व्यवस्था उसके लिए हम करते हैं। रैंप्स की व्यवस्था करी जाती है हर एक पोलिंग स्टेशन के ऊपर, वो अशोर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़ का हिस्सा है। और अगर किसी को सुनाई नहीं देता है तो साइन लैंग्वेज में भी इन वॉलंटियर्स को हम ट्रेन करते हैं ताकि वो उनकी मदद कर सकें। जिसको दिखाई नहीं देता है उसके लिए ये भी व्यवस्था है कि वो एक कंपेनियन ले जाके वोटिंग कर सकते हैं, और ब्रेल की फैसिलिटी भी हम प्रोवाइड करते हैं। अच्छा। बाहर पोलिंग स्टेशन की प्रेमिसेस के अंदर एक बोर्ड लगाया जाता है ब्रेल में, जिससे कि वो पता कर सकते हैं कि कितने कैंडिडेट्स हैं, कौन कौन से कैंडिडेट्स हैं, उनका जिसको वोट देना चाहते हैं वो कैंडिडेट कहाँ पर है, किस नंबर पे है वगैरह। और अंदर जाने के बाद वहाँ प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास एक डमी बैलेट पेपर होता है जो कि ब्रेल में होता है। वो ऐसे मतदाता को वो पेपर देते हैं, मतदाता वोटिंग कंपार्टमेंट में उस पे हाथ लगा के समझ के कि उसका जो कैंडिडेट है वो कहाँ पर किस नंबर पर है वो करके फिर उसी के अनुसार। और हमारी जो ईवीएम मशीन है, जो बैलेट यूनिट है, वो भी ब्रेल इनेबल्ड है। अच्छा। उसके ऊपर ब्रेल मार्किंग्स हैं, तो वो वहाँ से फील करके पता लगा लेगा कि वो कैंडिडेट कहाँ पर है जिसको उसने वोट डालना है, और फिर उसके सामने वाला बटन दबाएगा। तो ये सारी व्यवस्था पोलिंग स्टेशन के ऊपर की जाती है। तो क्या पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज जो इलेक्टर्स हैं हमारे, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए भी कोई मैकेनिज्म है? जी हाँ, जब कोई मतदाता रजिस्टर करता है, फॉर्म 6 भरता है, तो फॉर्म के अंदर ऐसा स्थान है वो जहाँ अंकित कर सकते हैं कि अगर क्या उनको कोई डिसेबिलिटी है तो वो उसमें वॉलंटरली उसमें बता सकते हैं। लेकिन ये कोई कंपलसरी नहीं है, जो डिस्क्लोज करना चाहता है वो करे। दूसरा ये है कि जैसे ही वो फॉर्म डिजिटाइज होगा, या अगर ऑनलाइन कर रहा है तो ऑनलाइन उसने ये इंडिकेट किया तो वो मार्किंग हो जाता है हमारे इलेक्टोरल रोल के अंदर, उस मतदाता के अगेंस्ट ये मार्क लग जाता है कि वो उनको मदद की ज़रूरत होगी। और एक अब हम ऐसा भी करते हैं, वेरिफिकेशन करवाते हैं BLO से, जाके देखें। कई बार हम जो दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है जो डिसेबिलिटी को डील करते हैं, उनसे लिस्ट ले लेते हैं, फिर उनकी वेरिफिकेशन करवा के सब्जेक्ट टू द विलिंगनेस उनको भी हम फिर इलेक्टोरल रोल में मार्क करवा देते हैं। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक नई मोबाइल ऐप निकाली है जो कि एक्सक्लूसिवली PWD वोटर्स के लिए है। उसको PWD ऐप कहते हैं। अच्छा। उसका मेन फीचर ये है कि इट इज़ अ फुल्ली एक्सेसिबल ऐप। किसी को जो भी डिसेबिलिटी हो, दोज 21 डिसेबिलिटीज विच आर डिफाइंड एंड इंक्लूडेड अंडर द लॉ, वो किसी भी डिसेबिलिटी से ग्रसित हों, वो उसका ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे वो एज ए वोटर रजिस्टर भी कर सकते हैं, खुद ही अपने आप को PWD वोटर मार्क कर सकते हैं उसमें। दे कैन ऑल्सो प्लेस रिक्वेस्ट फॉर असिस्टेंस और फैसिलिटी appropriate to their own requirement, whether at the polling station or at the doorstep if that is essentially required. तो PWD वोटर्स के लिए बहुत सारी सुविधाएं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने गाइडलाइंस में दिया हुआ है। और हम और अभी जो इलेक्शन आने वाला है, इलेक्शन कमीशन ने उसका थीम ही एक्सेसिबल इलेक्शन, सुगम चुनाव दिया है, ताकि इसके ऊपर ज़्यादा फोकस हो। और सभी डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स को ये निर्देश दिए गए हैं कि वो ये इंश्योर करें कि उनके डिस्ट्रिक्ट में चुनाव वाकई एक्सेसिबल हो और किसी भी दिव्यांगजन मतदाता को कोई भी असुविधा ना हो अपने मताधिकार का उपयोग करने में। इसमें मैं जोड़ना चाहूँगा आगे कि चूंकि कमीशन चाहती है कि हमारे सभी दिव्यांगजन पूरी तरह से जुड़ें और ये एक सुगम मतदान हो जब अगला आने वाला है, तो और भी और कई फैसिलिटी दी हुई है। जैसा अभी रणजीत जी ने बताया कि जब फॉर्म भर रहे हैं तब तो कर ही सकते हैं, लेकिन अगर मेरा पहले से ही नाम है और मैंने नहीं बताया हुआ है तो आप 1950 पर
आप डायल कर सकते हैं और बता सकते हैं कि मैं दिव्यांग हूँ और ये मेरी शारीरिक अक्षमता है, तो उसके हिसाब से उसमें मार्क हो जाएगा। घर घर में जाके भी BLO ये इकट्ठा कर रहे हैं और इन सभी को हम सेंट्रल डेटाबेस में रख रहे हैं। तो ये एक बार चिन्हांकन हो गया तो बार बार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे आने वाले सभी चुनाव में इसी डेटाबेस का यूज किया जाएगा। तो मैं आपके माध्यम से सभी से अपील करना चाहूँगा कि हमारे जितने भी दिव्यांगजन हैं, मतदाता ऐसे हैं, वो कृपया आगे आएँ। मोबाइल ऐप से आप कर सकते हैं अपने नाम का पंजीकरण दिव्यांग की तरह से, या आप सीधे फ़ोन करके कह सकते हैं, या आप अपने ERO को और BLO को बता सकते हैं और चिन्हांकन हो जाएगा। और जब चुनाव आपके इलाके में होने, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में होने वाला होगा, तब आपको संपर्क किया जाएगा और जैसा भी रणवीर जी ने बताया कि आपको जो भी समुचित सुविधाएं दी जा सकती हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा देने की हम कोशिश करेंगे। तो सक्सेना साहब, ये भी जानना चाहेंगे कि जब आप बात करते हैं कि उनका चिन्हांकन होगा दिव्यांगजनों का, तो ऐसे में क्या उनको कोई मेडिकल सर्टिफिकेट या इस तरह का कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ भी देना होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम वॉलंटरी जो भी आप डिस्क्लोजर करते हैं उसको सही मानते हुए चिन्हांकन करते हैं, किसी भी तरह के कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। जी। हमारे साथ यहाँ ऑडियंस में मौजूद है भरत चौधरी जी। आप भी सवाल पूछना चाहते हैं, कृपया अपना सवाल पूछें। मैं ये जानना चाहता हूँ कि दिव्यांगजनों के लिए पोलिंग सेंटर और क्या क्या सुविधा दी जाती है? ये सवाल बहुत अच्छा है कि कैसे हम दिव्यांगजनों को सुगम तरीके से मतदान करने में हम कर सकते हैं। 4 कैटेगरी हम उसको मोटा मोटा ले सकते हैं और उसी में हम चिन्हांकन कर रहे हैं। पहला है जो दिव्यांगजन लोकोमोटर डिसेबिलिटी होती है, तो उनके लिए लगभग सभी मतदान केंद्रों पर व्हील चेयर की व्यवस्था की जा रही है और वो पहले से बता सकते हैं। उनके वाहनों को पोलिंग स्टेशन में जितने पास तक ला सकते हैं वहाँ तक लाने की सुविधा दी जाती है और वहाँ वॉलंटियर होते हैं। और अगर उनकी खुद की व्हील चेयर है बहुत अच्छा, वरना हम भी हर जगह पर ये कोशिश कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन की तरफ से। और उनको जब मतदान केंद्र में ले आना होता है तो रैंप की आवश्यकता होती है। तो सभी वो मतदान केंद्र जहां पर कि बूथ के अंदर जाने के लिए आपको ऊंचे स्तर पर जाना होगा, तो वहाँ पर 1:10 या उससे कम का रैंप बनाते हैं। अच्छा। और उनको अंदर ले जाने देते हैं। जो विजुअली इम्पेयर्ड हमारे मतदाता होते हैं उनके लिए, जैसा अभी रणवीर जी ने बताया, ब्रेल की सुविधा है ही, साथ में वॉलंटियर होते हैं जो कि उनको हेल्प करते हैं और साथ में ही वो अपना कंपेनियन ले जा सकते हैं, खुद लाएं या फिर वहाँ पर भी वॉलंटियर उपलब्ध कराए जाते हैं। बट एक मतदाता के साथ एक बार एक कंपेनियन ही जा सकता है। जो बोलने या सुनने में सक्षम नहीं है उनके लिए साइन लैंग्वेज के जानकार वहाँ वॉलंटियर्स की व्यवस्था की जाती है। वहाँ जो साइनेज लगा होता है वो भी साइन लैंग्वेज में होता है, जिससे कि वो पढ़ के आराम से वहाँ जा सकते हैं, मतदान कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई और कैटेगरी होती है तो वॉलंटियर आगे बढ़ के हमारे जो डिप्लॉय होते हैं NCC, NSS और बाकी जो यूथ होते हैं उनको डिप्लॉय करके और उन सभी को सुविधा देने की व्यवस्था की गई है। जी, आप सभी ने जो बातें हमें बताई ये निश्चित तौर पर बेहद जानकारी भरी बातें थी और जितने भी हमारे मतदाता हैं उन सभी के लिए बेहद ज़रूरी और लाभदायक जानकारी रही। इस चर्चा को हम समाप्त करें इससे पहले हम चाहते हैं कि आप चारों संदेश दें हमारे दर्शकों को। मैं आप सभी को आमंत्रित करता हूं कि अपना नाम मतदाता सूची में अगर नहीं जुड़ा है तो जुड़वाएं और अगर पहले से है तो एक बार उसको चेक करें और निश्चित रूप से जब आपके क्षेत्र में मतदान हो तो आके उसमें वोट डालिए और इस देश के लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाइए। मैं सबको ये संदेश देना चाहता हूँ कि जो दिव्यांग जन हैं उनके लिए इस बार इलेक्शन में सभी सुविधाएं मुहैया करवाई जाएंगी। कोई भी दिव्यांग जन वोट डालने से ना चूके। इंश्योर कर लें कि आपका नाम वोट मतदाता सूची में है और नहीं है तो डलवा लें और जाके ज़रूर वोट डालें और आपको किसी किस्म की कोई असुविधा नहीं होने दी जाएगी। मेरा संदेश ये रहेगा कि आप सब लोग आएँ और वोट करें, खास करके महिलाएं आकर वोट करें और दिखाएं कि विमेन एम्पावरमेंट इज इन। मेरे जो युवा मतदाता हैं उनके लिए स्पेशली ये संदेश देना चाहता हूं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपना इनरोलमेंट करवाएं। जैसे विद्यार्थियों को और दूसरे जो नए मतदाता हैं उनको आयोग ने जो भी सुविधा दी है उसका उपयोग करते हुए अपना नाम इंक्लूड करवाएं। जहाँ भी वो रहते हैं या अपने माता पिता के साथ जहाँ रहते हैं वहाँ वो अपना नाम इंक्लूड करवाएं और मतदान में ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लें। आप सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ आए और इतनी लाभदायक जानकारी आपने हमारे साथ, हमारे मतदाताओं के साथ शेयर की। और साथ ही बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद ऑडियंस का। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
तो मतदान की प्रक्रिया है देश का महात्योहार। तो हम सब इस बात को याद रखें कि मत हमारा अधिकार ही नहीं बल्कि हमारी शक्ति भी है। हम भारत के मतदाता, देश हमारी शान। हम भारत के मतदाता, देश हमारी शान। लोकतंत्र हमको प्यारा है, ये सबका अभिमान। फर्ज हमारा सबसे पहले मत का मतलब जाने हम, इसकी ताकत इसकी फितरत अच्छे से पहचाने हम भारत के मतदाता, देश हमारी शान। हम भारत के मतदाता, देश हमारी शान। हम भारत के मतदाता, देश हमारी शान। अधिकार हमारा वोट डालना, ना कोई मजबूरी है। 18 वर्ष होने पर पंजीकरण जरूरी है। फॉर्म 6 भर कर देना, BLO ERO को यही सूचना देना तुम, दोस्त रिलेटिव यारों को। हम भारत के मतदाता, देश हमारी शान। हम भारत के मतदाता, देश हमारी शान। हम भारत के मतदाता, देश हमारी शान। इसी तरह से मिलता बढ़ता हमें चुनावी ज्ञान है। मतदाता सूची में हमको मिलता एक स्थान है। एपिक में कोई गलती होवे, नाम पता या डेट में, सब कुछ ठीक हो जाएगा यदि भर लो फॉर्म 8 में। हम भारत के मतदाता, देश हमारी शान। हम भारत के मतदाता, देश हमारी शान। हम भारत के मतदाता, देश हमारी शान। जानकारियाँ कितनी भी हो, मानो सभी अधूरी है। वोट हमारा किसको जाए, इस पे ध्यान जरूरी है। लालच धमकी बेईमानी का ना कोई इसमें रोल है। मत का मोल नहीं है कोई, ये तो बस अनमोल है। हम भारत के मतदाता, देश हमारी शान। हम भारत के मतदाता, देश हमारी शान। हम भारत के मतदाता, देश हमारी शान। दानों में जो दान है, कहते उसे मतदान है। देश विदेश में भारत की बढ़ती इससे शान है। हम भारत के मतदाता, देश हमारी शान है। लोकतंत्र हमको प्यारा है, ये सबका अभिमान। हम भारत के मतदाता, देश हमारी